हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता शुक्ला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर नंबर चल रहा है 5, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वंशागति और विविधता के सिद्धांत वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। जैसे आप सभी को इतना पता चल चुका है कि इस चैप्टर में ग्रेगर जॉन मेंडल वैज्ञानिक जो थे उनके द्वारा किए गए प्रयोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी के 3 नियम दिए थे। पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पर आधारित था। दूसरा नियम उन्होंने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, यानी कि वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पर ही आधारित था। उसके बाद कॉरेंस ने, एक दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नियम दिया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नियम ये कहता है, इसके एग्जाम्पल में स्नैपड्रैगन यानी कि डॉग फ्लावर प्लांट का एग्जाम्पल लिया गया। स्नैपड्रैगन को एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया। इसमें स्नैपड्रैगन का एक पौधा ऐसा लिया गया जिसमें पुष्प का रंग जो था वो लाल था। दूसरा पौधा लिया गया जिसमें पुष्प का रंग कैसा था, सफेद था। और जब लाल रंग वाले पुष्प के पौधे का व्हाइट कलर वाले पुष्प के पौधे से क्रॉस कराया गया, यानी हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, तो रिजल्ट के तौर पे पिंक कलर के फ्लावर्स आपके सामने आ गए। तो ये क्या था, ये जैसे ही आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को सोचते हैं तो तुरंत आपको ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या होता है, एकदम लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर फेल होता हुआ आपको दिखाई पड़ता है। बच्चों, जीव विज्ञान में जितने भी खोजें हुई हैं, समय के साथ उनके अपवाद सामने आते रहे हैं, है ना। जैसे जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, बहुत पहले किया था। कौन से ईस्वी में किया था, कौन से सन में, 1856 से लेकर 1863 तक 7 सालों तक निरंतर उन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए थे। मटर के पौधे पर बहुत सारे प्रयोग किए थे और उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने मेंडल के जो 3 नियम हैं वो तीनों नियम दे दिए। समय के साथ बदलाव हुआ, दूसरे वैज्ञानिकों ने और प्रयोग किए और उसके बाद उन्होंने इनके लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन सामने आ गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रूप में। आपको स्नैपड्रैगन प्लांट का नाम, डॉग फ्लावर प्लांट का नाम याद रखना है। और इसके अलावा एक और फ्लावर था जिस पर मिराबिलस जलापा, 4 o'clock प्लांट के नाम से जानते हैं हम, इस पर भी इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये कल के सेशन में मैंने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था आपको कि एक रेड कलर वाले फ्लावर का प्लांट चूज किया गया और एक वाइट कलर वाले फ्लावर का प्लांट चूज करा गया, और उसमें जब क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन में जो पीढ़ी आई उसका फ्लावर कैसा था, ना तो वाइट था ना ही रेड था। इसके कैरेक्टर और इसके कैरेक्टर में ब्लेंडिंग शो हुई और F1 जनरेशन का जो फ्लावर था वो डार्क पिंक कलर का था। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या हम इसको अगर हिंदी में बोले तो अधूरी प्रभाविता कह सकते हैं, है ना। कंप्लीट तौर पे न रेड अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ना कंप्लीट तौर पे व्हाइट अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो रेड और व्हाइट दोनों एक्सप्रेस नहीं कर रहे, कंप्लीटली 100% एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा रेड भी एक्सप्रेस कर रहा है, थोड़ा व्हाइट भी। तो ये बिल्कुल उस जैसा हो गया कि जैसे हम आर्ट करते हैं तो आर्ट में अगर हमारे पास कलर का डब्बा है, रंग का डिब्बा है, जिसमें हमारे पास गुलाबी रंग नहीं है, तो हम क्या करते हैं,
हम दो बेसिक कलर्स लाल और व्हाइट, लाल और सफेद को मिक्स करते हैं आपस में, और जो बेसिक लाल और सफेद को मिक्स करके गुलाबी रंग, सॉरी, लाल और सफेद को मिक्स करके गुलाबी रंग बना लेते हैं और उससे अपना हम चित्र बना लेते हैं। तो ये क्या है, लाल और सफेद को मिक्स करने में क्या हुआ, ब्लेंड कर दिया हमने। हमने रेड कलर और व्हाइट कलर को ब्लेंड किया आपस में और पिंक कलर हमें रिजल्ट के रूप में मिल गया। यही नियम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बताता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज किसने की थी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कवर किया था सर कॉरेंस ने। कॉरेंस ने मिराबिलिस जलापा में, कॉरेंस ने डिस्कवर किया था मिराबिलिस जलापा में इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। इसको हम पार्शियल डोमिनेंस या सेमी डोमिनेंस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल डोमिनेंस और सेमी डोमिनेंस। पार्शियल डोमिनेंस का मतलब थोड़ा पार्ट डोमिनेट कर रहा है और थोड़ा पार्ट डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। The inheritance in which allele for a specific character is not completely dominant over other allele is called incomplete dominance. ये तीनों पॉइंट्स सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। जो नोट्स बना रहे हैं आप, उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हेडिंग में आप ये तीनों पॉइंट्स नोट कर लेंगे सभी बच्चे। ऐसी वंशागति जिसमें एक एलील जो स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए है वो अपने आप को कंप्लीटली दूसरे एलील पर डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, प्रभावी लक्षण नहीं दिखा पा रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। तो सभी बच्चे नोट करेंगे। Correns discovered incomplete dominance in Mirabilis jalapa. It is also called partial dominance, semi-dominance. The inheritance in which allele for a specific character is not completely dominant over other allele is called incomplete dominance. वहां पर ऊपर क्या है, इनकम्प्लीट की स्पेलिंग आपकी स्लाइड में गलत हो गई है, तो इसको लिख लेंगे अलग से स्पेलिंग। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कैसे देख सकते हैं, ये फ्लो चार्ट आपको अपनी कॉपी में बनाना है। जो पेरेंट जनरेशन था उसमें रेड फ्लावर लिया गया और व्हाइट फ्लावर लिया गया। पेरेंट जनरेशन में एक प्लांट का कलर रेड था, मतलब एक प्लांट था जिसकी फ्लावर का कलर रेड था, और एक प्लांट दूसरा वाला चूज किया गया जिसके फ्लावर का कलर कैसा था, व्हाइट था। इसमें आप फ्लावर भी बना सकते हैं शो करने के लिए। यहाँ पे रेड कलर का फ्लावर बना सकते हैं, वहां पे व्हाइट कलर का फ्लावर बना सकते हैं। दोनों प्योर ब्रीड्स थे और दोनों में जीनोटाइप कैसा था, कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू था। ठीक है, दोनों से गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद जो गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ वो कैसा था, कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, अब F1 जनरेशन जो आई, F1 जनरेशन में क्या हुआ, रेड कलर ने अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश की लेकिन कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाया। वहीं पे व्हाइट कलर ने भी अपने आप को शो करने की कोशिश की लेकिन कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाया। मतलब अगर व्हाइट ने अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करा होता तो फ्लावर्स का कलर प्योर व्हाइट हो जाता, रेड गायब हो जाता। तो ये पॉसिबल नहीं था, व्हाइट तो रेड पे डोमिनेट कर ही नहीं सकता। रेड ने भी कोशिश की डोमिनेट करने की, तो क्या हुआ कि व्हाइट को वो कंप्लीटली मतलब डिमिनिश नहीं कर पाया, व्हाइट गायब नहीं कर पाया वो। तो रेड जो था, रेड के साथ व्हाइट घुस गया। रेड के साथ जैसे ही व्हाइट मिक्स हुआ
तो क्या हो गया, पिंक कलर के फ्लावर्स सामने आ गए और इनका जीनोटाइप कैसा था, RW। अब ये जो पिंक था ये कैसा था, हाइब्रिड, यानी ये संकरित पीढ़ी थी। ये कैसी थी, संकरित पीढ़ी। ये जो F1 जनरेशन थी, ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन, एक्चुअल में फर्स्ट फीलियल जनरेशन किसे कहते हैं, प्रथम संकरित पीढ़ी। दो अलग अलग लक्षणों वाले पौधों को अगर हम संकरण कराएं, हाइब्रिडाइजेशन का प्रयोग करें, तो उसके बाद जो पहली पीढ़ी सामने आती है उसे हम F1 जनरेशन या क्या कहते हैं, F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि एक फर्स्ट फीलियल जनरेशन वाला पॉइंट सामने आया, वो मैंने आपको समझाया, इसलिए एक क्वेश्चन आया दिमाग में, आपके एग्जाम में भी कभी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन किसे कहते हैं। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको F1 जनरेशन का मतलब जरूर पता होगा, तो F1 जनरेशन किसे कहते हैं। एक ऐसा मैं आपको केस देती हूँ जिसमें प्योर टॉल प्लांट है, ट्रू ब्रीड, और दूसरा भी प्योर टॉल प्लांट है, ट्रू ब्रीड। क्या उसमें हो रहा है जो क्रॉस, उसके बाद जो पीढ़ी आ रही है वो F1 जनरेशन कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। जैसे यहाँ पे कैपिटल T का क्रॉस अगर कैपिटल T से कराया जाए और यहाँ पे ये आए, क्या ये पीढ़ी F1 कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, ये क्वेश्चन है। अगर टॉल टॉल दोनों प्लांट्स हैं, उनका क्रॉस होता है और उसके बाद कैपिटल T गेमीट्स के साथ आपका फॉर्मेशन होता है, जो पहली पीढ़ी सामने आती है, क्या ये पीढ़ी आपकी F1 जनरेशन, जिस शब्द को हम बार बार इस चैप्टर में यूज कर रहे हैं, क्या ये F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। बहुत सीधा सा सवाल है बच्चों। जो भी हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट क्लास में, जो भी हम पढ़ते हैं क्लास में, एक्चुअल में जब जैसे ये कह सकते हैं ना, जब हम अपने ज्ञान को अंदर समझने की कोशिश करते हैं, खूब सारा घुस घुस के जिज्ञासु होना चाहिए हमको। हम जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया था, तो वो भी इंसान ही थे, है ना। उन्होंने भी सोचा होगा अपने मन में, अगर मैं ऐसा कर लूं तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर मैं ऐसा कर लूं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो वो इंसान थे, हम भी इंसान हैं, हमारे भी मन में प्रश्न आते हैं, और प्रश्नों के उत्तर को खोजना यही मेन काम है वैज्ञानिकों का, है ना। तो आप जितने बच्चे बैठे, इनमें से कुछ बच्चे साइंटिस्ट भी बनेंगे, और वो क्या करेंगे, उनके मन में प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे वो, और उत्तर ढूंढते ढूंढते उनके नाम के सामने कब वैज्ञानिक लग जाएगा वो खुद भी नहीं जानते, है ना। फर्स्ट फीलियल जनरेशन का मतलब होता है कि ऐसी पीढ़ी जिसमें दो अलग अलग लक्षणों वाले पेरेंट्स का क्रॉस करवाया गया हो, वो आपकी फर्स्ट फीलियल जनरेशन या प्रथम संकरित पीढ़ी कहलाती है। अगर प्योर टॉल का प्योर टॉल के साथ क्रॉस हुआ और आपकी जो पीढ़ी आई, इसको हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन नहीं कह सकते हैं। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन का मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन एक्चुअल में क्या होती है। ये जो वर्ड्स हैं, कभी भी टीचर्स ये नहीं बताते। F1 जनरेशन आ गई, ये सारे टीचर्स ने बताया, मेरे भी टीचर ने यही बताया था कि F1 जनरेशन हो गई, पर उन्होंने कभी ये नहीं बताया मुझे कि F1 जनरेशन किस तरीके का केस होने पर आएगी। उन्होंने बस ये बोला कि जो पहली जनरेशन आएगी वो F1 होगी। क्रॉस उसमें कैसा होना चाहिए ये उन्होंने एग्जैक्ट पॉइंट आउट करके नहीं बताया था, जैसा मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर बाद में मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा था, है ना, तब उन्होंने मुझे ये आंसर बताया था।
तो मैं आपको बिना पूछे बता रही हूँ, है ना, लेकिन मैं आपसे आशा करती हूँ कि क्वेश्चन आपके मन में आए तो आप उसको नोट करें, लिखें, उसका उत्तर, जो भी प्रश्न आपके मन में आते हैं बच्चों, उसका उत्तर ढूंढना आपका काम है। अगर आप उस काम को नहीं कर रहे तो मतलब आप अपना सब्जेक्ट सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। जब आप घुस के क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैं तो आपको हमेशा याद रहते हैं। जो F1 जनरेशन यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन थी, उसमें क्या हुआ कि लाल रंग के फूल वाला पेरेंट था और व्हाइट कलर के फूल वाला पेरेंट था। उनका जब क्रॉस कराया गया तो पिंक कलर की, गुलाबी रंग के फूल सामने आ गए। ये हुई आपकी संकरित पीढ़ी। अब इसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। इन संकरित जो पौधे थे इनमें आपस में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, यानी कि दो RW वाले गेमीट्स का क्रॉस हुआ। यहाँ पे RW वाले गेमीट्स का क्रॉस हुआ और इसको हम किसके माध्यम से शो करने की कोशिश कर रहे हैं? ये है आपका पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर में क्या हुआ? ये आपका चौखाना जो है इसको हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। इसमें ऊपर की तरफ गैमीट्स लिखे गए और साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी गैमीट्स लिखे गए और उनका क्रॉस करवाया गया। तो क्या हुआ? जब ये क्रॉस करवाया गया F2 जनरेशन में रिजल्ट एकदम डिफरेंट था। अब F2 जनरेशन का रिजल्ट जो था वो मेंडल के प्रयोग के समान ही था। F2 जनरेशन का रिजल्ट जो था ये मेंडल के प्रयोग के समान था। आप सभी को पता है कि उसमें फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो जो था वो चेंज था। फिनोटिपिक रेशियो यानी दिखने में दो फ्लावर जो थे वो पिंक थे, एक फ्लावर रेड था और एक फ्लावर व्हाइट था। जीनोटिपिक रेशियो में भी सेम चीज थी, एक फ्लावर रेड आया, मतलब एक पौधा ऐसा आया जिसके फूल लाल रंग के थे, दो पौधे ऐसे उगे जिनके फूल गुलाबी रंग के निकले थे और एक पौधा ऐसा निकला जिसका फूल सफेद रंग का था। तो ये आपका क्या हो गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का प्रयोग हो गया। इसको सभी बच्चे इस चार्ट को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ये क्या है आपका? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आई थिंक आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तक का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले इस फ्लो चार्ट को सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उस एग्जाम्पल्स के नाम भी लिखेंगे, मिराबिलस जलापा और 4 o'clock प्लांट, स्नैप ड्रैगन, और उसमें कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। जैसी रीठा खाल। हेलो बेटा आपका क्या नाम है? मैम, मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, आप कौन सी क्लास में हो बेटा? मैम 12th में। आप 12th में। आपने बायो सब्जेक्ट चूज किया है ना? यस मैम। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी कि जो आपका ये चैप्टर चल रहा है, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, जेनेटिक्स वाले यूनिट का, इसमें जो भी मैंने आपको पढ़ाया है क्या वो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया है? मैम हमारा हिंदी में कोर्स हिंदी में कोर्स है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आप क्लास 12th में है ना? क्लास Yes, ma'am. 12th में मैं पढ़ा तो हिंदी में ही रही हूँ, है ना? मैं आपको Yes, पढ़ा ma'am. तो हिंदी में ही रही हूँ। आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिफरेंट है। अगर इतने में भी नहीं समझ पाओगे तो आगे चल के आपको बीएससी में बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर मान लो आपने चिकित्सा के क्षेत्र में नीट का एग्जाम दिया, अगर डॉक्टर बनने की कोशिश करोगे तो फिर परेशानी होगी।
है ना। मैं इसीलिए हिंदी में ही बोलती हूँ, कहीं मैं इंग्लिश में तो बोलती नहीं, बोलती तो मैं पूरा टाइम हिंदी में हूँ। अगर आपको कोई पॉइंट कहीं समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप तुरंत से हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ खड़े करेंगे, मुझे दिखाई पड़ता है, मैं आपको तुरंत उसका आंसर करूंगी। मैं आपको F1 जनरेशन के बारे में बता रही थी कि F1 जनरेशन किसे कहते हैं, है ना। आपने मेंडल के प्रयोग ये आपके सर ने कराया है या नहीं, मतलब आपके स्कूल में है टीचर इस सब्जेक्ट के? यस मैम, ये वाला है ना, चैप्टर करा लिया सर ने। करा लिया ना सर ने। तो F1 जन मैं इसलिए कह रही थी कि आप जब हम लोग क्या करने के लिए हैं, आपकी हेल्प करने के लिए हैं, क्योंकि सर को तो पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराना होता है ना, बहुत सारे बच्चों का ध्यान रखना होता है। तो कुछ चीजें ऐसी इस क्लास में बताई जाती हैं, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपके साथ साथ किसकी तैयारी होती रहेगी, नीट की भी तैयारी होती रहेगी, है ना। अब आपका हिंदी में कोर्स है, तो रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, जितने बच्चे मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, क्योंकि मैं बोलती हिंदी में नहीं हूँ, इंग्लिश में नहीं बोलती हूँ, है ना। इंग्लिश आपको साथ साथ इसलिए सिखाई जा रही है कि बहुत सारे स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। मुझे मजबूरी है, मैं इंग्लिश हिंदी में दोनों में कराती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक है। और आपको जो जैसे ही आप 12th पास कर लोगे तो आपको किताबें हिंदी में नहीं मिलेंगी, आपको न तो बीएससी में हिंदी में किताबें मिलती हैं और ना ही एमबीबीएस की तो बात ही अलग है, अगर कोई बच्चा डॉक्टरी पढ़ने लग गया तो हिंदी में तो बिल्कुल भी किताब नहीं मिलेगी। तो इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल कनेक्टिंग वर्ड्स आपको हिंदी में लिखने हैं। और जो आपके जैसे F1 जनरेशन है, तो F1 जनरेशन आपकी बुक में भी F1 जनरेशन ही तो लिखा हुआ है ना, चेंज नहीं है। तो घबराएंगे नहीं, इसीलिए मैं आपको बात करने की कोशिश करी थी कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा था, है ना। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कहाँ पे परेशानी हो रही है। अगर भाषा की प्रॉब्लम है तो उससे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करिए बेटा, ठीक है। F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। अब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन है, तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, स्वपरागण वाली प्रक्रिया। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब कि जो यहाँ पे संकरण हो रहा है, हाइब्रिड का मतलब संकरित पीढ़ी आ रही है सामने, और F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, यानी जो संकरित पीढ़ी थी उनके पौधों के आपस में ही सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, स्वपरागण हो गया, जिसमें मैन्युअली क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कराया गया। तो समझेंगे, अगर क्लास चल रही है आपके सामने तो आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि आपकी क्लासेस तो पूरे विभाग के सारे लोग देखते रहते हैं, अधिकारी भी देखते हैं, है ना। और आपके भले के लिए ही ये क्लासेस होती हैं। अगर आप लोग ध्यान से, इसीलिए मैं बार बार कहती कि क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे मैं भी इंसान ही हूँ, आप पूछेंगे, मुझे एकदम समझ में आया कि हाँ बच्चे को कोई परेशानी हो रही है, ठीक है। मीनाक्षी, आज से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। ये वाला जो आपका ये जो, चलिए ये तो इंग्लिश में लिखा था, क्या ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अधूरी प्रभाविता वाला नियम जो था, क्या ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अभी केवल आपको चित्र आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, क्या क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट इसमें? मीनाक्षी हाँ या ना, हाथ उठा के बताएं बेटा। यस मैम। हाँ, ये जो कह रही हूँ इसमें कहीं भी कुछ भी इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, मैं आपसे हिंदी में बात भी कर रही हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का? यस मैम। इसमें इन चित्रों के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की जा रही है? मीनाक्षी अपने शब्दों में इसको बताएगी मुझे, बिना घबराए हुए। कि जो अपूर्ण प्रभाविता का नियम रहता है, तो F1 पीढ़ी में एक रेड फ्लावर लिया जाता है, एक व्हाइट। जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है तो इनसे एक पिंक फ्लावर होता है। हाँ, F1 पीढ़ी में नहीं, पेरेंटल जनरेशन में। यहाँ पे पेरेंटल जनरेशन होगा। पेरेंटल जनरेशन का मतलब क्या है, पेरेंट, माता और पिता, किसी को माता मान लिया और किसी को पिता मान लिया, ठीक है, इनका क्रॉस कराया गया। तो यहाँ पे ये जो पीढ़ी आई F1 जनरेशन,
जिसे हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं, जिसे हम प्रथम संकरित पीढ़ी कहते हैं, उसमें क्या हुआ, गुलाबी रंग का फूल आ गया। क्यों? आपको ये एग्जाम्पल का नाम याद करना है। ये 4 o'clock प्लांट है। आपको एक और एग्जाम्पल का नाम याद करना है, ये आपका स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर प्लांट। ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या कह रहा है कि एक फूल जो था लाल रंग का था, दूसरा क्या था, सफेद रंग का था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो क्या था, प्रभाविता का नियम था, है ना। प्रभाविता का नियम यहाँ क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, वही मैं आपको बता रही थी कि जीव विज्ञान में या साइंस में क्या होता है कि पहले जो वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं उसका कोई ना कोई अपवाद, हर एक नियम का एक एक्सेप्शन सामने आ जाता है ना। तो जब नियम हम पढ़ते हैं, नियम भी याद करने जरूरी हैं, क्योंकि बुक्स में दिया गया है, पढ़ रहे हैं हम। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, तो उनके नियमों को पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन जो बाद में एक्सपेरिमेंट किए गए उन वैज्ञानिकों के भी एक्सपेरिमेंट को, प्रयोग को पढ़ना जरूरी है। F1 जनरेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रही थी कि अगर लाल फूल है, यहाँ पे भी इन केस यहाँ पे भी लाल फूल वाला ही पौधा होता, तब क्या जो पीढ़ी आती वो पीढ़ी F1 जनरेशन कहलाती? ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन दिमाग को घुमाएंगे और सोच के बताएंगे कि यहाँ पे भी लाल फूल है, अगर यहाँ पे भी लाल फूल होता तो क्या ये पीढ़ी जो सामने आती? बट ऑब्वियस है ये फूल भी लाल रंग का ही होता, पक्का है। अब ये पीढ़ी क्या F1 जनरेशन कहलाती? मीनाक्षी आई आवाज आ गई? नहीं कहलाती। क्यों नहीं कहलाती? क्योंकि मैम दोनों प्रभावी लक्षण हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक प्रभावी लक्षण चाहिए और एक अप्रभावी लक्षण चाहिए। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, हिंदी में ही समझाऊंगी। रेड फ्लावर और रेड फ्लावर का जब क्रॉस कराएंगे तो दोनों के दोनों प्योर ब्रीड प्लांट्स हैं, तो उनका जब क्रॉस करा देंगे तो जो पीढ़ी आएगी, क्योंकि वो संकरित पीढ़ी नहीं होगी, नीचे वाली पीढ़ी भी प्योर पीढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम उसको प्रथम संकरित पीढ़ी F1 जनरेशन हमेशा हम लिखते हैं, लेकिन F1 जनरेशन फिर ये नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, संकरण हुआ ही नहीं, है ना। दोनों प्योर का क्रॉस हुआ तो संकरण हुआ ही नहीं, वो क्या हुआ, वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। समझ में आ गई बात? जी मैम। चलो, थैंक यू मीनाक्षी। मीनाक्षी जोशी के लिए तालियां बजेंगी। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप माइक लेकर के बात किया करो बच्चों, मुझे भी बात करने का मन करता है, और अगर आप बात करेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स में समझ पाऊंगी, और उसके बाद आपके अच्छे से नीट की भी तैयारी चलती रहेगी। मैं भी चाहती हूँ कि क्लास 12th में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए और उसके बाद किसी अच्छे कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाए, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सके। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।